Hello students, how are you? In last part of the class, I explained the different branches of ecology. I explained 13 branches of ecology and also explained the scope of ecology. I explained 2 points related to the scope of ecology. Today we are going to the third scope of ecology. The third scope is classificatory scope. इन क्लासिफिकेटरी स्कोप, तो क्लासिफिकेटरी जो स्कोप है इकोलॉजी का, इसमें जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो की जाती है, क्योंकि डिफरेंट काइंड जो के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको क्या अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो बायोलॉजी जिस ब्रांच में देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो क्लासिफिकेटरी स्कोप में क्या है, मोस्टली क्या है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्या स्टडी की जाती है। तो क्लासिफिकेटरी स्कोप में क्या है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी इज गिवन नेम एंड क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी। जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या है, उनका नाम दिया जाता है और उनको क्लासिफाई किया जाता है टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। फिर देयरफॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स बेसिस टू स्टडी इकोलॉजी। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी की स्टडी करके हमें क्या आता है, बेस मिलता है, जिससे हम क्या इकोलॉजी का प्रॉपर स्टडी करते हैं। क्योंकि टैक्सोनॉमी में क्या होता है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या है, नेम दिया गया, उनको क्लासेस, फैमिली, जीन, जीनस और स्पीसीज के फॉर्म में क्या उनको डिवाइड किया गया। और ये जो डिवीजन है वो क्या है, इनके इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो जो क्लासिफिकेटरी स्कोप में क्या है, जो डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है, नेम दिया जाता है, उनको क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, उनका जीनस डिसाइड किया जाता है, उनका जो बॉटनिकल जो नेम है और साइंटिफिक जो नेम है वो दिया जाता है। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी की स्टडी के द्वारा हम क्या है, जो इकोलॉजी का क्या है, बेटर स्टडी कर सकते हैं। फिर फोर्थ जो स्कोप है वो है बायोलॉजिकल स्कोप। तो बायोलॉजिकल स्कोप क्या है, नाम से पता चलता है बायोलॉजिकल स्कोप। तो बायोलॉजिकल स्कोप में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी किस तरह से क्या होता है, जो एक्टिविटी को अपना परफॉर्म करते हैं, किस तरह से उनमें डाइजेशन होता है, किस तरह से वो अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये स्टडी जो है वो बायोलॉजिकल स्कोप में के अंडर में आती है। तो बायोलॉजिकल स्कोप में कुछ पॉइंट्स हैं, द impacts generated as a result of mutual interaction among organisms of different communities are important biologically। जो impacts जनरेट होते हैं as result of mutual interaction among organisms of different communities, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, वो फूड के लिए और शेल्टर के लिए क्या करते हैं, आपस में उनमें इंटर रिलेशनशिप होता है। और इस वजह से क्या होता है, उनकी बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट भी यहाँ पर देखे जाते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म क्या है अपने फूड को ऑब्टेन करता है, और फूड को ऑब्टेन करने के बाद में उसका डाइजेशन किस तरह से परफॉर्म करता है, और डाइजेशन के बाद में वो उनके जो फूड डाइजेशन फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। तो बायोलॉजिकल स्कोप में क्या है, जो अलग अलग जो डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन जो होता है वो इसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है, और अफेक्ट देयर कम्युनिटी आल्सो, और उनका आपस में इंटरेक्शन से उन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर जो एरिया में रहते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बायोलॉजिकल स्कोप के अंदर में स्टडी किया जाता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्कोप है वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी स्कोप। तो जेनेटिक और इवोल्यूशनरी स्कोप एक तरह से क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है, जो नई स्पीसीज बनने से रिलेटेड से लेकर उनमें जो वेरिएशन डेवलप होते हैं उनसे रिलेटेड क्या है, यहाँ पर जो स्टडी होती है वो जेनेटिक और इवोल्यूशनरी स्कोप में की जाती है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी एक टर्म होता है, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में क्या है, ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जेनेटिक डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक में क्या है, दो चीजें इंक्लूड होती है, पहली हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ,
हेरिडिटी में क्या है, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से क्या उनके ऑप्शन में क्या होता है ट्रांसफर होते हैं। और वेरिएशंस जो होता है, तो वेरिएशंस के अंदर के एक वाइड कंसेप्ट होता है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है, और यदि उस इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आती है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आती है, चेंजिंग आती है। यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजिंग आती है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती है, और वो चेंजिंग जो आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इन्वायरमेंट चेंजिंग के अकॉर्डिंग क्या बेनिफिशियल होती है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है, या उसमें ऐसे कोई चेंजिंग नहीं आती है जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल होती है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है खत्म हो जाता है, और अल्टीमेटली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से कई स्पीसीज है जो अभी क्या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है वो स्पीसीज क्या खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और चेंजिंग इन्वायरमेंट में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कोई सी चेंजिंग नहीं आई, और या चेंजिंग आए भी तो क्या है चेंजिंग उनके लिए हार्मफुल थे, इसलिए वो स्पीसीज क्या हो गए एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो चुके हैं। तो वेरिएशन एक वाइड कंसेप्ट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वो क्या है चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप के अंदर क्या होता है उस अडेप्टेशन डेवलप करता है। वो अडेप्टेशन जो होते हैं वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल होते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है। तो ऑर्गेनिज्म हैव इनहेरिटेड टेंडेंसी टू अडॉप्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट चेंजेस, यानी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ये एक इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है कि वो अडॉप्ट करता है चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में उसको अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंजेस। जिस तरह से उसके इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है उसी तरह से क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है अपने अंदर क्या करता है चेंजिंग लेके आता है, और कुछ चीजों को क्या वो अडॉप्ट भी करता है ताकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके ड्यूरिंग स्ट्रगल ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के स्ट्रगल में। ओनली दोज ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव who develop adaptations in changing environment। वही ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव कर सकता है जिस ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या अडेप्टेशंस डेवलप होते हैं। यदि वो अडेप्टेशन डेवलप जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव कर पाता है। और यदि वो अडेप्टेशन उसमें जो डेवलप होते हैं और चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल नहीं होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली उसकी स्पीसीज क्या हो जाती है एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाती है। एंड दोज आर नॉट एबल टू अडॉप्ट डाई अल्टीमेटली। तो मैंने बताया भी था कि जो ऑर्गेनिज्म क्या है चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर कोई अडेप्टेशन डेवलप नहीं कर पाता है, तो वो क्या अल्टीमेटली डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। अडेप्टेशन आर द चेंजेस adopted by organism in morphology, habitat and physiology। अडेप्टेशंस क्या होते हैं चेंजेस होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है अपने मॉर्फोलॉजी, तो किस तरह से दिखता है, किस तरह से क्या चेंजिंग आती है, उसके जो मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर है उनमें भी क्या है वो चेंजिंग लेके आता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हैबिट है अपने हैबिट में चेंज लाता है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आती है तो अब उसकी हैबिट में क्या चेंजिंग आ जाती है। इसके अलावा हैबिटेट जो पर्टिकुलर एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है यदि उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है दूसरे हैबिटेट के अंदर क्या जाकर रहता है, ताकि और उसी हैबिटेट को सिलेक्ट करता है जिस हैबिटेट में वो सर्वाइव कर सके और बेटर तरह से क्या है अपनी लाइफ स्टाइल को जी सके। और फिजियोलॉजी में क्या है चेंजिंग लेके आता है। तो ये सब चीजें क्या है अडेप्टेशन में आती है, और जितनी भी अडेप्टेशन वो डेवलप करता है यदि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल होती है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, और वो स्पीशीज क्या है बनी रहती है। और आगे भी चेंजिंग आती है तो उसमें भी अडेप्टेशन डेवलप करता है। इस तरह से क्या है जो ऑर्गेनिज्म चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर अडेप्टेशन डेवलप कर लेता है वो सर्वाइव करता है। और इसी तरह से क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं और ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, क्योंकि वेरिएशन जो होती है वो क्या है फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं होती है, ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है जो चलती रहती है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इस तरह से जो इकोलॉजी के अंदर क्या है हम जो जेनेटिक और इवोल्यूशन स्कोप है वो काफी वाइड स्कोप होता है, और
इससे हम किसी भी पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसका जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसकी बेटर स्टडी कर पाते हैं। तो चैप्टर जो 38 है इकोलॉजी से रिलेटेड था, कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में आपको कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये चैप्टर जो है काफी वाइड चैप्टर है, बट इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो क्या लिमिटेड है। और आगे जो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा, जो 39 चैप्टर है, वो क्या है, इसी का क्या है आगे का पार्ट है। इसमें आपको क्या है इकोलॉजी के जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, इसके अलावा फूड चेन है, और जो इसके अलावा फूड वेव है, और किस तरह से एनर्जी क्या ट्रांसफर होती है एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन में, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की जो क्लास में जो आपको एक्सप्लेन किया गया उसको आपको प्रॉपर्ली राइट डाउन करना है, और फेयर नोटबुक में आपको राइट करके उनको लर्न भी करना है। थैंक यू।